अस्सलामुअलैकुम क्लास। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज की क्लास में हम लोग क्या चीज करेंगे? एक्सरसाइज 1.3 का फाइनली लास्ट क्वेश्चन के ऊपर मूव कर रहे होंगे। चैप्टर नंबर 1 वाज अ लेंथी चैप्टर, जिसके अंदर हम लोगों ने तमाम कॉन्सेप्ट्स को इंडिविजुअली डिस्कस करा था। और आज फाइनली एक्सरसाइज 1.3 के लास्ट क्वेश्चन पे मूव कर रहे हैं। दैट इज क्वेश्चन नंबर 3। अगेन इट इज एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 बहुत ही मजे का है। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 1 में आपके सामने लिख रहा हूँ। बड़े मजे की बात कह रहा है। क्या कह रहे हैं? जेड स्क्वायर माइनस का 4z प्लस का 5। एग्जामिनर आपसे कहता है, बहुत सिंपल सी बात, बहुत मजे की बात। एग्जामिनर क्या कहता है कि भाई आपको ये क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व करना है बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। अब आप में से किस बच्चे को मालूम है कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड क्या होता है? यहाँ पे जो लिखा हुआ है, आई होप कि बहुत सारे बच्चों को नहीं मालूम होगा। क्या कहा मैंने? दोबारा समझिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट नंबर 1 के अंदर हमसे कहा जाता है, या पूरे क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर कहा जा रहा है कि आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशंस गिवन है। मेरे प्यारे बच्चों, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस क्या होती है भाई? क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऐसी इक्वेशन होती है जिसकी हाईएस्ट पावर क्या हो? 2। ऐसी इक्वेशन जिसकी हाईएस्ट पावर हो 2, उसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। यानी कि क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर आपको बेसिकली क्वाड्रेटिक इक्वेशंस गिवन है और आपको कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड के ऊपर सॉल्व करना है। अब दूसरी चीज पे आ जाओ। सर ये कंप्लीटिंग द स्क्वायर क्या होता है? मेरा बेटा पहले इस फॉर्मूले को, इस कॉन्सेप्ट को समझ लो। सीटीएस बचपन से पढ़ते हुए आए होगे, बट तुम्हें इसका मालूम नहीं होगा कैसे पढ़ते थे। कंप्लीटिंग द स्क्वायर फॉर्मूला चैप्टर नंबर 5 मैट्रिक मैथ्स फैक्टराइजेशन के टॉपिक के अंदर भी पढ़ाया जाता था। ये क्या कॉन्सेप्ट है? फॉर एग्जाम्पल मैं आपके सामने लिखता हूँ एक्स स्क्वायर माइनस का 4 इक्वल टू 0। मैं आपसे कहता हूँ कंप्लीटिंग द स्क्वायर के ऊपर सॉल्व करना है। कंप्लीटिंग द स्क्वायर के बेसिक मायने ये होते हैं कि भाई आप बचपन से एक फॉर्मूला जो पढ़ रहे हो, और वो फॉर्मूला क्या होता है? ए प्लस बी का होल स्क्वायर। क्या फॉर्मूला है? ए प्लस बी का होल स्क्वायर। किसके बराबर होता है? आप तमाम लोग बोलोगे सर ये बराबर होता है ए स्क्वायर प्लस के 2ab प्लस के बी स्क्वायर के। इसी तरीके से जो दूसरा फॉर्मूला होता है ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ये किसके बराबर होता है? ए स्क्वायर माइनस का 2ab प्लस का बी स्क्वायर। ये चीज आप बिल्कुल बचपन से फॉलो और पढ़ते हुए आ रहे हो। अब देखो हमारे पास एक क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस का 4। उससे कहा जाता है ये जो एक्स स्क्वायर माइनस का 4 इक्वल टू 0 है, इसको कंप्लीटिंग द स्क्वायर पे सॉल्व करना है। किस पे सॉल्व करना है? कंप्लीटिंग द स्क्वायर पे सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करेंगे? बहुत सिंपल सी बात है। देखो आपके पास फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मुझे फॉर्मूला अप्लाई करना है, यही फॉर्मूलाज अप्लाई करने होंगे। आप देखो भाई, ये जो स्क्वायर पहली टर्म है ये क्या है? स्क्वायर बेस टर्म। ये क्या आ रही है? स्क्वायर बेस टर्म। अच्छा मैं क्वेश्चन थोड़ा सही करके लिख देता हूँ। ये एक्स स्क्वायर माइनस का 4x होगा। इधर भी जो है ना मेरा बेटा, ये एक्स स्क्वायर माइनस का 4x इक्वल टू 0 है। आपके पास जो पहली टर्म आ रही है ये क्या है? ये ए का होल ए स्क्वायर है। ये वाली जो टर्म आ रही है ये क्या है? नेगेटिव का 2ab। बाद में क्या होना चाहिए? प्लस का बी स्क्वायर। अब देखो ओरिजिनली आपको मैंने ये टर्म दी एक्स स्क्वायर माइनस का 4x इक्वल टू 0। मैं आपसे पूछना ये चाह रहा हूं कि यार, मैं आपसे कहना ये चाह रहा हूं कि भाई देखो, अगर मैं आपको ये क्वेश्चन दूं तो क्या आप मुझे इस फॉर्म पे कन्वर्ट करके बता सकते हो इस क्वेश्चन को? आप बोलेंगे सर कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे कन्वर्ट करोगे? तो देखो, कभी भी आपके पास स्क्वायर बेस्ड टर्म हो और साथ में एक वेरिएबल बेस्ड नंबर हो, हमेशा इसको कंप्लीटिंग द स्क्वायर पे सॉल्व करने का तरीकेकार क्या होता है कि जो भी पहली टर्म आ रही है उस पे आपने स्क्वायर की फॉर्म लगा देनी है। कि एक्स के ऊपर स्क्वायर था, मैंने इसको ब्रैकेट में लिख दिया। फिर देखो ये फॉर्मूले का माइनस एज इट इज का एज इट इज। अब ये देखो, ये जो नेगेटिव का 4x है, ये जो 4x है, इस 4x के पास एक 2 जो है ये तो फॉर्मूले का है। इस 4x के पास एक 2 किसका है मेरा बेटा? फॉर्मूले का है। और ये जो एक x है, ये जो एक x है, ये फर्स्ट टर्म का है। ये एक x किसका आ रहा है भाई? ये जो अगर x आपके सामने लिखा हुआ है, ये x किस टर्म का है? फर्स्ट टर्म का है ना। अब मुझे एक बात बताओ, मुझे एक बात बताओ कि मैं 2 को ऐसे किस नंबर से मल्टीप्लाई करूं कि 4x बने? मैं 2 को ऐसे किस नंबर से मल्टीप्लाई करूं कि 4x बने? कोई बच्चा मुझे बताएगा कि भाई 2 ऐसे कौन से नंबर से मल्टीप्लाई होगा कि 4 बनेगा? कौन बताएगा मुझे? देखो ये कॉन्सेप्ट बहुत आसान है, हो सकता है किसी बच्चे को भी मुश्किल लग रहा हो। बिलीव मी बेटा, मैं बहुत सारे क्वेश्चन से करवा दूंगा कंप्लीटिंग द स्क्वायर कट। पहले समझना जरूरी है कि भाई, आपसे अगर मैंने क्या कहा कि भाई मुझे एक बात बताओ कि यहाँ पे 4x लिखा हुआ था, हमने इस 4x को ब्रेक कर दिया। कैसे ब्रेक कर दिया? देखो ये फॉर्मूले के अंदर एक होता है फर्स्ट टर्म का स्क्वायर, फिर होता है सेकंड टर्म के अंदर क्या होता है? 2ab। 2ab का मतलब क्या है? ये 2 फॉर्मूले का होता है। फिर a होता है फर्स्ट टर्म का, b होता है सेकंड टर्म का। तो मैं वैसे ही हम इसको ब्रेक कर रहे हैं। ये 2 जो है ये हमारे पास फॉर्मूले का है। a यानी कि a की वैल्यू यहाँ पे x है तो x आ गया। अब मुझे खुद बताओ, ये 4x के पास एक 2 तो फॉर्मूले का है। मैं
किस नंबर से 2 को मल्टीप्लाई कर रहा हूं कि 4 बन रहा है? इट्स क्वाइट ऑब्वियस, वेरी गुड, क्वाइट ऑब्वियस कि भाई 2 से जब मल्टीप्लाई होगा तभी तो आपके पास सिंपली ये 4 बन रहा होगा, तभी तो ये पूरी टर्म मिलके आपको 4x दे रही है। यानी कि आपको यहां से b की वैल्यू पता चल गई। आपको यहां से क्या पता चल गई? b की वैल्यू। कंप्लीटिंग द स्क्वायर के कॉन्सेप्ट का मेन मकसद ही बी की वैल्यू को फाइंड करना होता है। कंप्लीटिंग द स्क्वायर का मेन मकसद ही क्या होता है? बी के फॉर्मूले को, बी की वैल्यू को फाइंड करना। अब जब बी पता चल जाएगा तो फिर आप प्लस का बी स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर ला सकते हो। मुझे मालूम है अभी भी आधे बच्चों को समझ में नहीं आया, मैं दोबारा समझाता हूँ। मेरे प्यारे बच्चों, सारे के सारे स्टूडेंट्स इधर देखो काइंडली। अगर आपको क्वेश्चन नंबर 3 समझना है तो सबसे पहले आपको कंप्लीटिंग द स्क्वायर का कॉन्सेप्ट मालूम होना चाहिए। कंप्लीटिंग द स्क्वायर का कॉन्सेप्ट समझने के लिए आपको सिर्फ दो फॉर्मूलाज अजबर याद होने चाहिए। एक फॉर्मूला होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर। मेरे साथ साथ पढ़ो, क्या होता है भाई ए प्लस बी का होल स्क्वायर? किसके बराबर होता है? ए स्क्वायर प्लस का 2ab प्लस का बी स्क्वायर। दूसरा फॉर्मूला होता है ए माइनस बी का होल स्क्वायर। किसके बराबर होता है? ए स्क्वायर माइनस का 2ab प्लस का बी स्क्वायर। अब पहले इन फॉर्मूला को समझ लो। मुझे मालूम है कि तुम बचपन में ट्यूशन वाली बाजी से पढ़कर आ रहे हो या बाजी से पढ़कर आ रहे हो, जिसने तुम्हारे कॉन्सेप्ट्स की बिगाड़ा करा हुआ है, माँ बहन करी हुई है कि तुम्हें बिल्कुल बेसिक बात भी नहीं समझ में आती। तो पहले जरा बेसिक एक चीज समझ लो मेरा बेटा। लेट सपोज अगर मैं आपके सामने रखूं 2 + x का होल स्क्वायर। अगर मैं आपके सामने लिखूं 2 + x का होल स्क्वायर, इस पे फॉर्मूला कैसे अप्लाई होगा? ए प्लस बी का होल स्क्वायर। क्या बन जाएगा भाई? ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर, ए का स्क्वायर, प्लस ये 2 जो होता है फॉर्मूले का होता है। फिर ए का मतलब पहली टर्म, ए का मतलब पहली टर्म, तो पहली टर्म का ए आ जाएगा। फिर बी के मायने क्या है? सिंपली एक्स है, बी क्या है? एक्स है। और फिर आगे क्या होता है? प्लस का बी स्क्वायर, बी स्क्वायर का मतलब क्या है? बी वाली टर्म पे स्क्वायर आ जाएगा। तो आपके पास इस तरीके से 2 + x का होल स्क्वायर ओपन होता है। भाई कंप्लीटिंग अगर स्क्वायर समझना है तो ये बेसिक बात तो आपको मालूम होनी चाहिए ना कि ए प्लस बी या ए माइनस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला कैसे अप्लाई हो रहा है। ये फॉर्मूला अप्लाई करने वाली चीज तो नर्सरी क्लास के बच्चे को भी आती होती है। तो मेरे प्यारे बच्चों, अगर मैं आपसे कहता हूँ ये 2 + x का होल स्क्वायर था, तो भाई आपने सिंपली फॉर्मूला अप्लाई कर दिया। ये बन गया ए स्क्वायर, ये बन गया प्लस का 2ab, ये बन गया प्लस का बी स्क्वायर। इस तरीके से आप फॉर्मूला अप्लाई कर रहे होते हो। जल्दी से मुझे बताओ, यहां तक किसी बच्चे को कोई मसला? वेरी गुड। अच्छा भाई, तो अब अगर देखिएगा, अब अगर मैं आपसे कहता हूं कि लेट सपोज मेरे पास एक क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन में गिवन है जेड स्क्वायर प्लस का 4z। बात को समझिएगा। अब मैं आपके सामने एक स्टेटमेंट लिखता हूँ, ये एमसीक्यूज में भी ये चीज आ सकती है कि भाई अगर आपको यहां तक की बात समझ में आती है, मैं आपके सामने क्वेश्चन लिखता हूँ जेड स्क्वायर प्लस का 4z। मैं आपसे कहता हूं कि भाई इसको कंप्लीटिंग द स्क्वायर करो, इसका स्क्वायर कंप्लीट करवाओ। मैं आपसे क्या कहता हूं? इसका स्क्वायर कंप्लीट करवा के बताओ आंसर क्या होगा। सही है ना भाई? मैं आपसे क्या कहता हूं? इसको स्क्वायर कंप्लीट करवा के बताओ कैसे सॉल्व करेंगे। देखो अगेन यहाँ पे यही कॉन्सेप्ट हम लोगों ने अप्लाई करना है। सर कौन सा कॉन्सेप्ट? मेरे प्यारे बच्चों इधर देखो, ये आपके पास फर्स्ट टर्म है, ये आपके पास 2ab वाली टर्म है, ये आपके पास क्या है? जेड स्क्वायर प्लस का 4z अगर आपको गिवन है। देखो ये जो आपके पास स्क्वायर बेस्ड टर्म आ रही है ना, यहाँ पे देखो ये स्क्वायर बेस्ड टर्म है, तो इसका मतलब ये क्या है? ये ए वाली टर्म आ गई, ये ए का स्क्वायर है। अब ये जो 4z है, ये जो सिंगल पावर वाले वेरिएबल के साथ टर्म होती है ना, ये हमेशा 2ab वाली होती है। कौन सी वाली टर्म होती है? 2ab वाली टर्म होती है। और यहाँ पे प्लस का बी स्क्वायर गायब है। हमें बेसिकली ये बी स्क्वायर ही फाइंड करना है। हमें बेसिकली क्या फाइंड करना है? ये बी स्क्वायर यहाँ पे फाइंड करना है। अगर बी स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी तो स्क्वायर कंप्लीट हो जाएगा। तो हमें बेसिकली ये बी स्क्वायर या बी की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। अब कैसे फाइंड आउट करेंगे? थोड़ा सा अपनी अकल को यूज करें। देखो मेरे प्यारे बच्चों, ये जो जेड गिवन है, ये जो आपको जेड का स्क्वायर गिवन है, ये क्या है? ये ए है, सही है। अब ये प्लस का 4z क्या है? प्लस का 4z जो है ये 2ab है। क्या है? 2ab। तो देखो इस 4z के पास एक 2 फॉर्मूले का होगा, इस 4z के पास एक 2 जो है ये फॉर्मूले का है, आप तमाम लोग मानोगे। और इसी तरीके से ये जो एक z है इस 4z के पास, ये ए फर्स्ट टर्म का है। ये किसका है? फर्स्ट टर्म का। क्योंकि फॉर्मूला जब ये ओपन होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर या ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस का 2ab प्लस का बी स्क्वायर ना। तो ये ए जो होता है फर्स्ट टर्म का होता है, बी सेकंड टर्म का होता है। ए फर्स्ट टर्म का होता है, बी सेकंड टर्म का होता है। तो ये जो z है बेसिकली किसका है? ये तो फर्स्ट टर्म का है। अब तुम खुद सोचो कि तुम्हारे पास बी की वैल्यू क्या होगी। खुद सोचो, थोड़ी अकल यूज करो कि यार यहाँ पे 4z है, मुझे 2z तो मिल रहा है, मैं 2z को ऐसे किस नंबर से मल्टीप्लाई करूं कि 4z बने? 2z ऐसे कौन से नंबर से मल्टीप्लाई हो रहा है कि 4z बन रहा है? या 2z ऐसी किस टर्म से मल्टीप्लाई हो रहा है कि 4z बन रहा है? जाहिर सी बात है भाई, बच्चों वाला कॉन्सेप्ट है कि 2z अगर 2 से मल्टीप्लाई होगा तभी तो 4z बनेगा। और ये वाला जो ब्रैकेट था किसका था? बी का था। यानी कि मुझे बी की वैल्यू पता चल गई। जब बी की वैल्यू पता चल गई तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है
कि भाई जहां बी आ रहा है वहां पे बी स्क्वायर, हमें क्या चाहिए होता है मेरा बेटा, हमें फॉर्मूला कंप्लीट करवाने के लिए बी स्क्वायर चाहिए। यहाँ पे बी नहीं मौजूद था, यहाँ पे देखो 4z के साथ और कोई टर्म नहीं है, तो हमें बी स्क्वायर लेकर आना है। अब कैसे लेकर आऊं, मुझे बी की वैल्यू पता चल गई, बी की वैल्यू क्या है 2, मगर फॉर्मूले के अंदर बी स्क्वायर होता है, क्या होता है बी स्क्वायर। तो बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं, प्लस माइनस का बी ले आते हैं। अबे अल्लाह के वास्ते तुम्हें फॉर्मूले के अंदर बी स्क्वायर चाहिए होता है, देखो बी स्क्वायर है फॉर्मूले में। तो क्या करेंगे, मैथ्स हमसे कहता है कि यार तुम्हें अगर एक ऐसी टर्म लेकर आनी है जो यहाँ पे मौजूद नहीं है, तो एक दफा प्लस में लेकर आओगे, एक दफा माइनस में लेकर आओगे। तो मुझे बी की वैल्यू पता चल गई, बी की वैल्यू 2 है, तो बी स्क्वायर क्या होगा प्लस का 4, और नेगेटिव का बी स्क्वायर भी लाएंगे, प्लस में भी लाते हैं माइनस में भी लाते हैं। क्यों लेकर आते हैं, उसके पीछे रीजन ये होता है कि मेरा बेटा मैथ्स हमारे अब्बा जान की नहीं है, तो जब यहाँ पे प्लस का 4 नहीं मौजूद था और मुझे लेकर आना था, तो मैं एक दफा पॉजिटिव में लाऊंगा, एक दफा नेगेटिव में लाऊंगा। अब इसको सिंप्लीफाई कर लो, आपका स्क्वायर कंप्लीट हो जाएगा। अब देखो ये ए स्क्वायर भी बन गया, ये प्लस का 2a भी हो गया, ये बी स्क्वायर हो गया। तो अब ये हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई हो सकता है। फॉर्मूला क्या बन जाएगा मेरा बेटा, सिंपली फॉर्मूला बन जाएगा z प्लस 2 का होल स्क्वायर। फॉर्मूला क्या बन जाएगा, z प्लस 2 का होल स्क्वायर, और माइनस का 4 एज इट इज रहेगा। तो इस क्वेश्चन का जो कंप्लीटिंग द स्क्वायर पे आंसर आ रहा होगा वो ये आ रहा होगा। ये चीज एमसीक्यूज में भी आती है भाई, बहुत सिंपल सी चीज है, इसमें कोई परेशान होने वाली चीज नहीं है, ये बड़ी सिंपल सी चीज है। इस तरीके से कंप्लीटिंग द स्क्वायर का कॉन्सेप्ट सॉल्व होता है। मैं आपको एक और एग्जांपल दिखा देता हूँ। ओरिजिनल क्वेश्चन पे जाने से पहले अगर आप में से किसी बच्चे को मसला हो रहा है, बेटा ये कॉन्सेप्ट जिंदगी भर काम आएगा, अगर आज मुझसे पढ़ लोगे तो कल को एप्टीट्यूड में सेकंड ईयर के अंदर यूनिवर्सिटी लेवल पे भी बैठ के दुआएं दोगे, अगर तुमने कॉन्सेप्ट समझ लिया। अब देखो मैं एक और क्वेश्चन करवाता हूँ, फॉर एग्जाम्पल सारे के सारे मेरे पास एक और क्वेश्चन आ रहा है प्यारे बच्चों, एक और क्वेश्चन आ रहा है, और ये क्वेश्चन है लेट सपोज हमारे पास 9 माइनस का 9 माइनस का 6x, मुझसे एग्जामिनर कह रहे हैं कि इसके ऊपर कंप्लीटिंग द स्क्वायर अप्लाई करना है। मजे का क्वेश्चन है। अभी आपको जिन बच्चों को मसला है, जिन बच्चों को समझ में आ गई बात, उनको मजीद अच्छी समझ में आ जाएगी इंशाल्लाह। अभी सिर्फ अटेंशन यहाँ पे दो। देखो 9 माइनस का 6x गिवन है, क्या कहा जा रहा है, कंप्लीटिंग द स्क्वायर फॉर्मूला अप्लाई करो। देखो सबसे पहले नंबर के ऊपर गौर करो कि आपके पास क्वेश्चन क्या गिवन है। भाई मुझे गिवन है 9 माइनस का 6x, नो प्रॉब्लम, ओके। अच्छा, अब देखो 9 क्या होता है, 9 होता है मेरा बेटा 3 का स्क्वायर, 9 क्या होता है 3 का स्क्वायर, सही है ना भाई। और ये माइनस का 6x एज इट इज का एज इट इज। देखो आपको सिर्फ दो फॉर्मुला ध्यान में रखने हैं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर और ए माइनस बी का होल स्क्वायर। दोनों फॉर्मुलाज में सारी बातें सेम है, बस स्टार्टिंग के अंदर एक में प्लस आता है, जो प्लस का फॉर्मुला होता है, माइनस के फॉर्मुले में माइनस आ रहा होता है। तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मुला क्या होता है, ये होता है ए स्क्वायर माइनस का 2ab प्लस का बी स्क्वायर, है ना भाई। अब देखो ये तो मेरे पास फर्स्ट टर्म आ रही है 3 का स्क्वायर, सही है, और माइनस का 6x। मेरे प्यारे बच्चों जो भी सिंगल पावर वाले वेरिएबल की टर्म होती है, मैंने क्या बताया, ये 2ab वाली टर्म है। ये टर्म कौन सी टर्म है मेरा बेटा, ये 2ab वाली टर्म है। क्योंकि जो पहली टर्म होती है ये तो a है, पहली टर्म क्या है, a है, a का स्क्वायर आपको मिल रहा है। जो ये 6x सिंगल पावर वाले वेरिएबल के साथ वाली टर्म होती है, इसको 2ab कहते हैं। तो भाई इसके पास देखो, इस 6x के पास एक 2 फॉर्मूले का है, इस 6x के पास एक 2 किसका है, फॉर्मूले का है, सही है ना भाई। और इसके पास और क्या चीज है मेरा बेटा, और इसके पास क्या है, इसके पास इस 6x वाली टर्म के पास a की क्वांटिटी भी होगी, क्योंकि इसके क्या है 2ab है, तो a की वैल्यू क्या है, इसके पास 3 है। अब तुम खुद जहन लगाओ कि भाई 6x ऐसे किस टर्म को, अगर मेरे पास 6 फॉर्म हो रहा है तो इसको 6x में कन्वर्ट करने के लिए मुझे क्या टर्म चाहिए होगी। अगर मेरे पास 6 फॉर्म हो रहा है, इसको 6x में कन्वर्ट करने के लिए क्या b की वैल्यू होगी, मुझे साफ दिख रहा है b की वैल्यू होगी सिर्फ x, b की वैल्यू क्या होगी x। यानी कि मुझे b की वैल्यू यहां से पता चल गई, मुझे b की वैल्यू यहां से क्या होगी पता चल गई। तो अब अगर मुझे स्क्वायरिंग कंप्लीट करवानी है तो प्लस का बी स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर लाना पड़ेगा, जो कि बन जाएगा प्लस का एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर। इस तरीके से फाइनली हमारा स्क्वायर कंप्लीट हो गया। अब इसको सिंप्लीफाई करके फॉर्मूला क्लोज करवा देंगे, क्योंकि ए का स्क्वायर माइनस का 2ab प्लस का बी स्क्वायर हमें फॉर्म हो चुका है। तो हमारा क्वेश्चन कैसे क्या बन जाएगा, स्क्वायरिंग कंप्लीट हो जाएगी, 3 माइनस एक्स का स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर। ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया कंप्लीटिंग द स्क्वायर के ऊपर। ये सिंपल सा पैटर्न होता है कंप्लीटिंग द स्क्वायर का। दोबारा समझ लीजिए अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है, कोई मसला है कि यार देखो आपके पास ओरिजिनली क्वेश्चन गिवन था 9 माइनस का 6x, सही है। ये जो फर्स्ट टर्म होती है ना मेरा बेटा, फर्स्ट टर्म बेसिकली क्या होती है, ए स्क्वायर। इसको तो आपने अलग करके आपको यहाँ से ए की वैल्यू पता चल गई, आपने स्क्वायरिंग को ब्रेक कर दिया, आपको ए की वैल्यू मिल गई। अब देखो जो 6x है, ये 6x बेसिकली कौन सी टर्म है, 6x है 2ab वाली टर्म।
इस 6x के पास एक टू फॉर्मूले का है, एक टू किसका है, फॉर्मूले का। और फिर ये जो a है ये फर्स्ट टर्म है, a क्या है, फर्स्ट टर्म, तो फर्स्ट टर्म 3 थी, मुझे साफ दिख रहा है। अब खुद सोचो 3 2 6 तो वैसे ही बन गया। अब b की वैल्यू क्या होगी, जो रिमेनिंग वैल्यू होती है वो b की होती है, नॉर्मल सी बात होती है। तो जब आपको b मिल जाएगा तो इसका मतलब प्लस का बी स्क्वायर नेगेटिव का बी स्क्वायर करके आप फॉर्मूला अपना कंप्लीट करवा सकते हैं। ये इस क्वेश्चन का बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट, ये इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट को बड़े सिंपल तरीके से मैंने आपको समझा दिया। अब बताओ किसी बच्चे को यहाँ तक कोई मसला, कोई परेशानी, कोई प्रॉब्लम की जरूरत नहीं। वेरी गुड। तो सबको क्लियर है ना मेरा बेटा। अब जरा क्वेश्चन के ऊपर आ जाओ। अभी मैंने क्वेश्चन नहीं समझाया, अभी क्वेश्चन समझाऊंगा। अभी क्वेश्चन को समझेंगे ना, बाकी बातें भी क्लियर हो जाए। अब देखो, आपको बेसिकली यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है, सही है ना। तो सबसे पहला काम क्या करोगे, सबसे पहला काम आपने क्वेश्चन को एक दफा एज इट इज उतार लेना है अच्छे तरीके से। भाई अच्छे बच्चे की निशानी क्या होती है, क्वेश्चन को उतार लेता है। ये आपके पास क्वेश्चन गिवन है, इक्वल टू के बाद जीरो भी है। अब सेम प्रोसेस हमने फॉलो करना है। मैंने जो कंप्लीटिंग द स्क्वायर के कॉन्सेप्ट पे इतनी मेहनत करी है ना, तो बेटा ये पूरा का पूरा क्वेश्चन उस पर सॉल्व हो रहा है बेसिकली। तो हमने सेम काम करना है। सेम काम क्या करना है, ये जो प्लस का 5 है ना, इसको मत देखो, भूल जाओ, इसको भूल जाओ, इसको करने की जरूरत नहीं है। या फिर एक काम कर दो कि प्लस के 5 को दूसरी तरफ सेंड कर दो, कांस्टेंट को दूसरी तरफ सेंड कर दो, आपके लिए आसानी हो जाएगी। क्या किया, जेड स्क्वायर माइनस का 4z एज इट इज का एज इट इज, प्लस के 5 को दूसरी तरफ भेज दूंगा तो वहां पे जाके क्या बन जाएगा, नेगेटिव का 5। तो कांस्टेंट को दूसरी तरफ सेंड कर दो ताकि आपकी जिंदगी क्या हो जाए, आसान बन जाए। अब जरा स्क्वायरिंग को कंप्लीट करवाएंगे। मेरा बेटा देखो, स्क्वायर कंप्लीट कैसे करवाएंगे। देखो मुझे दो टर्म्स गिवन है, मुझसे कहा जा रहा है सो कंप्लीटिंग द स्क्वायर करना है। मेरे प्यारे बच्चों, ये वाली टर्म ए है, आपको पढ़ा चुका हूं। ये वाली टर्म कौन सी है, 2ab वाली है ना भाई। इसको जरा ब्रेक करके लिखो तरीके से, क्या बन जाएगा, z का स्क्वायर। मैंने तरीके से ब्रेक करके लिख रहा हूं। अब देखो ये माइनस का 4z जो है ये 2ab वाली टर्म है, इसके पास एक टू फॉर्मूले का है। ए क्या है, फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म की वैल्यू क्या है मेरे पास, z के बराबर है। अब सोचो, खुद सोचो आप बी की वैल्यू क्या होगी। मेरे प्यारे बच्चों आप सोच के जवाब दीजिएगा, बी की वैल्यू क्या होगी भाई। देखो ये टू फॉर्मूले का होता है, ए की वैल्यू क्या है, जेड। तो खुद सोचो यार, 2z को ऐसे कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करूंगा कि 4z बनेगा। 2z ऐसे किस नंबर से मल्टीप्लाई हो रहा है, रिमेनिंग अमाउंट कितनी है, 2 है, यानी कि बी की वैल्यू आपको मिल गई। यानी कि बी की वैल्यू आपको क्या मिल गई, 2 के बराबर है। अब मुझे स्क्वायर कंप्लीट करवाने के लिए क्या चाहिए होता है, बी स्क्वायर चाहिए होता है भाई। देख लो यहाँ पे, अक्सर अवाम ये गलती करती है, प्लस का 2 माइनस का 2 करवा देगी यहाँ पे। अबे तुम्हें स्क्वायर कंप्लीट करवाने के लिए प्लस बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर चाहिए। तो क्या लेकर आओगे यहाँ पे, प्लस का 4 और माइनस का 4, इक्वल टू के बाद नेगेटिव का 5 एज इट इज का एज इट इज। क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये क्या बन गया भाई, ये हमारे पास बन गया। अच्छा यहाँ पे आप लिख भी सकते हो, यहाँ पे फॉर्मुला भी आप लिखो तो अच्छी बात होगी, आपके लेवल के ऊपर अच्छी बात है, फॉर्मुला भी लिखो यहाँ पे। फॉर्मुला क्या होता है भाई, फॉर्मुला हमारे पास होता है सिंपल तरीके से, a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर होगा किसके, ए स्क्वायर माइनस का 2ab प्लस का बी स्क्वायर। आपने फॉर्मुला भी एक बार लिख देना यहाँ पे। क्लियर है बच्चों। अब देखो भाई सिंपल तरीके से क्या करेंगे। अब सिंपल तरीके से मेरा बेटा देखो, ये जेड स्क्वायर का जेड स्क्वायर ये क्या बन गया, ये नीचे बन गया माइनस का 4z प्लस का 4 एज इट इज। जो टर्म्स फॉर्मूला कंप्लीट करवा रही है उनको एक साइड पे कर दो, माइनस का 4 दूसरी तरफ चला जाएगा तो क्या बन गया, माइनस का 5 और माइनस का 4 जब वहां जाएगा तो प्लस का 4 बन जाएगा। सर ऐसा क्यों हुआ। मेरा बेटा आपको प्लस वाली टर्म सिर्फ चाहिए अपना फॉर्मूला कंप्लीट करवाने के लिए, प्लस का बी स्क्वायर चाहिए ना, तो माइनस के 4 को इसलिए दूसरी तरफ सेंड कर रहे हैं। अब देखो भाई क्या हो गया, यहाँ पे स्क्वायरिंग कंप्लीट करवा दूंगा। स्क्वायरिंग कंप्लीट हो जाएगी तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा सिंपली z माइनस टू का होल स्क्वायर। क्या बन जाएगा, z माइनस टू का होल स्क्वायर। और -5 प्लस का 4 क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा, सही है ना। अब बेसिकली अब आप इस इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हो। हमें क्या चाहिए था, हमें z की वैल्यू चाहिए, तो अब हम इस इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे इस इक्वेशन को, सिंपल तरीके से टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। दोनों तरफ हम अंडर रूट को अप्लाई कर देंगे, दोनों तरफ हम क्या अप्लाई कर देंगे, स्क्वायर रूट को। टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, तो मेरे प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा z-2 का स्क्वायर है, इसके ऊपर स्क्वायर रूट ले लिया हम लोगों ने। इसी तरीके से यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट आ जाएगा, अंडर रूट कह लो उसको, बात एक ही है, सही है ना भाई। इससे फायदा क्या हुआ, मैं दोनों तरफ स्क्वायर रूट को अप्लाई कर दिया। अब जरा गौर से देखो मेरे प्यारे बच्चों, ये क्या हो जाएगा, इस स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट हो जाएगा। तो अच्छा भाई एक चीज यहाँ पे ख्याल रखिएगा, एक चीज, आप लोगों ने जब यहां तक सॉल्व कर लिया, यहां तक आप लोगों ने सॉल्व कर लिया, जब कभी दुनिया में स्क्वायर रूट आता है, जब कभी हम स्क्वायर रूट को यूज करते हैं और उसके ऊपर काटम पीटी कर रहे होते हैं, तो हमेशा ये बात याद रखिएगा कि भाई स्क्वायर रूट आने की वजह से हमेशा प्लस माइनस का साइन लगाया जाता है।
कि एक वैल्यू पॉजिटिव में होगी, एक वैल्यू नेगेटिव में होगी। उसके पीछे लॉजिकल रीजनिंग ये होती है कि स्क्वायर रूट आपके पास प्लस बेस टर्म पे भी हो रहा होता है, नेगेटिव बेस टर्म के ऊपर भी हो रहा होता है। नो वन न्यू कि यार ये एक्स एक्सिस के ऊपर होगा पॉजिटिव क्या नेगेटिव के ऊपर। यानी कि जब कभी स्क्वायर रूट आता है तो ग्राफ में पॉजिटिव साइड भी हो सकता है, नेगेटिव साइड भी हो सकता है। इसीलिए स्क्वायर रूट का जब ओपन होता है तो हमेशा आंसर प्लस और माइनस की फॉर्म पे लिखा जाता है। सही है ना भाई? तो यहाँ पे जब अंडर रूट नेगेटिव वन किसके बराबर होता है भाई? रूट में कभी भी नेगेटिव आ रहा हो आयोटा के बराबर होता है। और जब रूट इटसेल्फ रिमूव होगा तो प्लस माइनस साइन ये कांस्टेंट है, हमेशा आएगा। रिमेंबर दिस थिंग। जब कभी आप स्क्वायर रूट को यूज करेंगे हमेशा वहां पे क्या होता है? प्लस माइनस का साइन लगाया जाता है, जो भी टर्म आंसर में आ रही होती है रूट वाली। और यहाँ पे क्या आ जाएगा? ये स्क्वायर यहाँ से अंडर रूट क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट हो जाएगा। तो सिंपली जेड माइनस का टू बचा। माइनस के टू को दूसरी तरफ स्टैंड कर देंगे तो मेरा बेटा आंसर क्या आ जाएगा फाइनली? टू प्लस माइनस का आयोटा। फाइनली आंसर क्या आ जाएगा? टू प्लस माइनस का आयोटा। सही है भाई? अब बता दो कोई मसला, किसी भी बच्चे को कोई परेशानी, कोई प्रॉब्लम, यहाँ तक कोई मसले की बात। अब देखो कितनी आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो गया, क्योंकि मैंने आपको पहले ये बेसिक कॉन्सेप्ट के ऊपर टाइम थोड़ा दे दिया था। क्योंकि ये कंप्लीटिंग द स्क्वायर का कॉन्सेप्ट असल जान है क्वेश्चन की। अगर ये कॉन्सेप्ट कंप्लीटिंग द स्क्वायर का समझ में आएगा तभी क्वेश्चन आगे चल के समझ में आएंगे। और ये क्वेश्चन पेपर में आने के चांसेस इसके भी ज्यादा है, क्योंकि अच्छा क्वेश्चन है। अब बताओ मेरा बेटा, किसी को कोई मसला, कोई परेशानी, कोई प्रॉब्लम? हाँ भाई। बेटा मुझे मालूम है कि पिछला क्वेश्चन थोड़ा थोड़ा क्लियर हुआ है, मुझे मालूम है भाई, मुझे मालूम है मुश्किल कॉन्सेप्ट है आपके लिए, क्योंकि अभी आप बच्चे हो, इसका भी मुझे आइडिया है। बट बेटा ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी आपको सारी बातें समझ में आएंगी। जस्ट चिल। क्वेश्चन देखो जरा। देखो भाई तमाम बच्चे, हेरा बेटा आपकी टेंशन भी चाहिए मुझे यहाँ पे। आपके पास क्वेश्चन आ रहा है जेड स्क्वायर प्लस का 12z प्लस का 52 इक्वल टू 0। सबसे पहला काम क्या है? क्वेश्चन को आपने एज इट इज एक दफा अच्छे बच्चे की तरह उतार देना है। सही है ना मेरा बेटा? दूसरा स्टेप क्या है? कांस्टेंट टर्म को हमेशा इक्वल टू के दूसरी तरफ सेंड कर दो। क्या बन जाएगा? जेड स्क्वायर प्लस का 12z इक्वल टू के बाद क्या बन जाएगा? नेगेटिव का 52। अब सिर्फ अपनी लेफ्ट हैंड साइड वाली वैल्यूज को देखो, इन वैल्यूज को देखो, बस इन वैल्यूज को। यहां पे कंप्लीटिंग द स्क्वायर अप्लाई करेंगे। मेरे प्यारे बच्चों, कंप्लीटिंग द स्क्वायर यहाँ पे जो दोनों टर्म्स प्लस की आ रही है तो हमें मालूम है फॉर्मूला क्या होगा? ए प्लस बी का होल स्क्वायर किसके बराबर होगा? ए स्क्वायर प्लस का 2ab प्लस का बी स्क्वायर। देखो प्यारे बच्चों, ये वाली जो टर्म है ये कौन सी टर्म है? ये स्क्वायर बेस, यानी कि ये ए वाली टर्म होगी। ये कौन सी है? ए का स्क्वायर है, जेड स्क्वायर ना, ये देखो ये ए स्क्वायर आ गया। अब जो 12z वाली टर्म आ रही है ये 2ab वाली टर्म है। ये किसकी टर्म है? 2ab वाली टर्म। थोड़ा सा अपना सांस लो, थोड़ा सा अपना दिमाग यूज करो। ये 12z वाली जो टर्म है ये 2ab वाली टर्म है। यानी कि इस 12z के पास एक टू तो इस फॉर्मूले का है, एक टू किसका है? फॉर्मूले का है। एक टू किसका है? फॉर्मूले का है। 12z वाली टर्म के पास एक टू किसका है? फॉर्मूले का है। अब देखो ए की वैल्यू क्या है? मुझे हमेशा क्वेश्चन में ए स्क्वायर गिवन होगा, तो ए की देखो वैल्यू क्या है? ए की वैल्यू जेड के बराबर है। अब मुझे बी की वैल्यू फाइंड करनी है। देखो ये लॉजिकल गेम है, ये आईक्यू गेम है, आईक्यू गेम है। आपने अपने थोड़ा सा दिमाग को यूज करना है, एनालिटिकली सोचना है कि यार अक्ल से सोच रहा हूं मैं कि भाई देखो इस 12z के पास एक टू तो इस फॉर्मूले का है, एक टू तो इस फॉर्मूले का है। और z मुझे फर्स्ट वैल्यू भी पता है जो कि z के बराबर है। यानी कि मेरे पास अभी 2z बन चुका है, मेरे पास अभी 12z में से 2z बन गया है। खुद थोड़ा दिमाग यूज करो कि भाई मैं 2z को ऐसे किस नंबर से मल्टीप्लाई कर रहा हूं कि 12z बन रहा है। मैं 2z को ऐसे किस नंबर से मल्टीप्लाई करूंगा कि 12z बनेगा। मैं दोबारा धीरे धीरे करके बोल रहा हूं, गौर से सोचो कि भाई मैं 2z को ऐसे किस नंबर से मल्टीप्लाई कर रहा हूं के 12z बनेगा। भाई बहुत बेसिक सा आंसर है कि जब 2z को 6 से मल्टीप्लाई करूंगा तभी तो 12z बनेगा, क्योंकि 6 2 12 होता है। यानी कि 2z को जब 6 से मल्टीप्लाई किया जाएगा तभी तो 12z बन रहा है। इस तरीके से मुझे b की वैल्यू पता चल जाएगी। और अगर एक दफा आपको b की वैल्यू पता चल गई तो फिर तो क्वेश्चन हलवा बन गया, हलवा। क्यों? क्योंकि भाई अगर ये फॉर्मूला मुझे कंप्लीट करवाना है तो मुझे यहाँ पे प्लस का बी स्क्वायर चाहिए। अब यहाँ पे प्लस का बी स्क्वायर तो गिवन ही नहीं था, तो अब मुझे लेकर आना है। अब जब मुझे बी की वैल्यू पता है, मुझे क्या लेकर आना है? प्लस का बी स्क्वायर। मैथ्स हमारे अब्बा जान की तो है नहीं कि अपनी अपना मर्जी से मुंह उठाया और प्लस का 6 उसका स्क्वायर लिख दिया। मैथ्स हमसे कहती है कोई एक चीज अगर आपको ऐसी लेकर आनी हो जो पहले से वहां एग्जिस्ट नहीं कर रही हो, तो आप प्लस में भी लेकर आओ और आप माइनस में भी लेकर आओ। तो मैंने जो 6 का स्क्वायर मुझे यहाँ पे चाहिए था, प्लस में भी लेकर आ गया और माइनस में भी लेकर आ गया। क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों? इक्वल टू के बाद नेगेटिव का 52 एज इट इज का एज इट इज है। भाई ये जो स्टेप मैंने करे ना, ये दो स्टेप इस क्वेश्चन की जान है। इनको बस पक्का कर लो, समझ लो, तो आपकी क्वेश्चन पूरा इजीली क्लियर है कि भाई आपने बेसिकली ये जो वेरिएबल बेस वाला टर्म होगी इसमें से बी की वैल्यू फाइंड करनी है। जब बी आ जाएगा तो प्लस का बी स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर ले आया करोगे। अब देखो फायदा क्या हुआ। अब बेसिकली मेरे पास ये पूरा का पूरा यहाँ पे फॉर्मूला बन रहा है। ये बन रहा है ए का स्क्वायर
ये बन रहा है 2ab, ये बन रहा है b का स्क्वायर। तो यहाँ पे फॉर्मूला क्लोज कर दूंगा, यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला क्लोज हो जाएगा। क्या बन जाएगा मेरा बेटा, ये बन जाएगा सिंपली z+6 का होल स्क्वायर। मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक बता देता हूँ, चलो आप मुझसे पढ़ लो ना, एक शॉर्ट ट्रिक बता देता हूँ। कभी भी अपना फॉर्मूला क्लोज करो, अगर चाहो तो इसको वापस से ओपन करके चेक कर लो। ओपन करने पे आपके पास स्टार्टिंग की दो टर्म्स यही बननी चाहिए। सर ओपन कैसे करेंगे भाई, z+6 का होल 6 का स्क्वायर है ना, तो a+b का होल स्क्वायर अप्लाई कर दो, क्या बन जाएगा, जेड स्क्वायर प्लस का 12z प्लस का 6 का स्क्वायर 36 होगा। स्टार्टिंग की दो टर्म्स देख लो, हमेशा यही बननी चाहिए जिसके ऊपर कंप्लीटिंग का स्क्वायर आपने किया था। तो इट इज अ शॉर्ट ट्रिक, इसको अगर आप चेक कर सकते हो, वेरीफाई भी कर सकते हो कि आपका काम सही हुआ है गलत हुआ है। सही है ना भाई, आगे मूव करते हैं। अब देखो मैंने यहाँ पे इन टर्म्स के ऊपर तो फॉर्मूला क्लोज कर दिया। अब ये नेगेटिव के 6 स्क्वायर को दूसरी तरफ सेंड कर दूंगा, तो मेरा बेटा वहां पे जाके क्या बन जाएगा, माइनस का 52 पहले से था, 6 का स्क्वायर 36 होता है, तो नेगेटिव का 6 का स्क्वायर जब वहां पे जाएगा तो प्लस का 36 बन जाएगा। क्या बन जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, प्लस का 36 बन जाएगा। तो नेगेटिव का 52 प्लस का 36 क्या होगा, 15 16 16 हो जाएगा। तो ये क्या बन गया मेरे प्यारे बच्चों, ये हो जाएगा z+6 का होल स्क्वायर। क्या हो जाएगा मेरा बेटा, z+6 का होल स्क्वायर। नेगेटिव का 52 प्लस का 36 क्या हो जाएगा, नेगेटिव का 16 हो जाएगा। अब मुझे z की वैल्यू चाहिए, तो क्या करेंगे, यहाँ पे अंडर रूट लेंगे दोनों तरफ, लिखेंगे यहाँ पे टेकिंग अंडर रूट ऑन बोथ साइड, टेकिंग अंडर रूट ऑन बोथ साइड, टेकिंग अंडर रूट ऑन बोथ साइड। तो मेरे प्यारे बच्चों क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा, अंडर रूट अप्लाई कर देंगे। यहाँ पे भी z+6 का होल स्क्वायर है, अंडर रूट ले लिया, और ये इस पूरी टर्म के ऊपर भी क्या आ जाएगा, अंडर रूट आ जाएगा। इस स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा, z+6 इक्वल टू के बाद यहाँ पे रूट में नेगेटिव का 16 है, यहाँ पे रूट में क्या है, नेगेटिव का 16। तो मेरा बेटा एक अंडर रूट क्या करता है, अंडर रूट हमेशा कभी भी रूट में नेगेटिव की वैल्यू आ रही है उसको पॉजिटिव में कन्वर्ट करने के लिए आयोटा लिया जाता है। कभी भी रूट में नेगेटिव का वैल्यू हो तो उसको नेगेटिव से पॉजिटिव में कन्वर्ट करने के लिए हमेशा हम आयोटा लगाते हैं। बेसिकली क्या बन गया, z+6 इज इक्वल टू आयोटा रूट 16। आयोटा का आयोटा एज इट इज। अंडर रूट 16 की वैल्यू किसके बराबर होगी भाई, रूट 16 होता है +-4 के बराबर। रूट 16 की वैल्यू किसके बराबर होगी, +-4 के बराबर। रूट 16 इज 4, एंड जब जब कभी रूट रिमूव करते हैं तो हमेशा क्या आता है, प्लस माइनस का साइन आता है। रिमेंबर दिस थिंग मेरा प्यारा बच्चा, क्लियर है यहाँ तक की बात, बहुत सिंपल सी बात है, आपने परेशान होना बिल्कुल भी नहीं होना। तो फाइनली ये क्या बन गया, ये बन गया z+6 इज इक्वल टू +-4 आयोटा। तो हमारे पास फाइनली z की वैल्यू क्या आ रही होगी, प्लस का 6 जब दूसरी तरफ जाएगा तो ये बन जाएगा नेगेटिव का 6। क्या बन जाएगा, नेगेटिव का 6। तो मैं क्या कह सकता हूँ, z की वैल्यू क्या है, नेगेटिव का 6 +-4 आयोटा। ये फाइनली हमारे क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। जल्दी से मुझे तमाम बच्चे बताएं, अब ये क्वेश्चन क्लियर है। हाँ भाई मनकशे बेटा, थोड़ा थोड़ा क्लियर था ना पहला क्वेश्चन, अभी पूरा पूरा क्लियर है नहीं क्लियर है, जल्दी से मुझे बता दो सारे बच्चे। भाई जो बच्चे ऑनलाइन क्लासेस में बैठे हुए हैं, आपका यही फायदा है मेरा बेटा, मुझे क्वेश्चन बताओ, अब सबको क्लियर है, अब सबको क्लियर है, अब कोई मसला, अब कोई परेशानी, अब कोई प्रॉब्लम, अब कोई तकलीफ का इजहार क्यों हो रहे हो। बेटा क्वेश्चन को देख के खौफजदा होने की जरूरत नहीं है, मैं क्वेश्चन हूं ना, मैं सॉल्व करवाने के लिए, मैं सॉल्व करवाऊंगा आपको सारी चीजें, क्यों परेशान होते हो। आपने बस अपना बेस्ट देना है, जब मैं क्वेश्चन सॉल्व करवा रहा हूँ उस वक्त अटेंशन दो पूरी। अब देखो लेट सपोज क्वेश्चन नंबर 3, इस क्वेश्चन को मार्क कर लो, क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट नंबर 3 कोई पेपर में आने के चांसेस ज्यादा है। क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट नंबर 3 क्या क्वेश्चन है मेरा बेटा, बहुत आसान सा क्वेश्चन है, देखो बात समझिएगा, बात मेरे प्यारा बेटा समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। क्वेश्चन है 34z² माइनस का 6z इक्वल टू के बाद नेगेटिव का 1, सही है ना भाई। अब देखो मेरा बच्चा क्वेश्चन सॉल्व कैसे करेंगे, देखो अब ये जो क्वेश्चन आ रहा है इट इज अ डिफिकल्ट क्वेश्चन, इस ओपनली कह रहा हूं। आपने क्वेश्चन को देखने के बाद सबसे पहले तो क्वेश्चन को एक दफा एज इट इज उतारना है, एक दफा अपने क्वेश्चन को क्या करना है मेरा बेटा, एज इट इज उतारना है। और यहाँ पे तफाक सी बात है, कांस्टेंट आपको पहले इक्वल टू के दूसरी तरफ गिवन है। अच्छा भाई, अब देखो इन इस क्वेश्चन के अंदर और पिछले क्वेश्चन में डिफरेंस क्या है। कोई बच्चा ऐसा है जिसने थोड़ा सी अपनी अकल यूज करी और सोचे, एनीवन जिसको थोड़ा सा भी ख्याल आया हो कि इस क्वेश्चन में और पिछले क्वेश्चंस में डिफरेंस क्या है। मेरा बेटा अगर आपके पास किताब पढ़ी हुई, जरा गौर से किताब को देखो, पिछले क्वेश्चन जितने भी क्वेश्चंस हैं उन सब के अंदर जो फर्स्ट टर्म होती है वो फर्स्ट टर्म आपके पास सिंपल उसका कोफिशिएंट 1 होता है।
यहाँ पे देखो जो कोफिशिएंट उठा के दे दिया वो 34 दे दिया। यानी कि अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चन सॉल्व करे गौर से देखिएगा, इसकी फर्स्ट टर्म का जो आपके पास कोफिशिएंट जो नंबर लिखा हुआ है जेड स्क्वायर के 1 है। इसी तरीके जो पहला क्वेश्चन किया उसमें भी ऐसा ही है, और इसके बाद के क्वेश्चन में भी ऐसा ही है। यानी कि जो भी आपको ये स्क्वायर बेस्ड टर्म होती है उसके साथ का नंबर हमेशा 1 होना चाहिए। अब यहाँ पे 1 नहीं है मेरा बेटा, मुझे इस टर्म को पहले तो यहाँ से हटाना पड़ेगा, क्योंकि कंप्लीटिंग द स्क्वायर का कॉन्सेप्ट है ये कि भाई आपके पास जो स्क्वायर बेस्ड टर्म होगी इसके साथ हमेशा 1 होना चाहिए। इसके साथ हमेशा क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। यानी कि जो भी आपकी स्क्वायर बेस्ड टर्म आ रही है ना उसके साथ जो नंबर होगा वो हमेशा किस फॉर्म पे होगा, 1 पे होगा। अब यहाँ पे 34 आ गया, एग्जामिनर आपको परेशान कर रहा है, चालाकी कर रहा है, तो मुझे यहाँ से बेसिकली 34 रिमूव करना है। 34 रिमूव कैसे करूं भाई? 34 रिमूव करने का एक तरीका तो ये कि एग्जामिनर से आंखें छुपा के आप 34 को मिटा दें। मगर एग्जामिनर चालाक होगा, वो पकड़ लेगा तो आपको चमाटे कराएगा और अंडा भी दे देगा, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है कि आप चीटिंग करके मिटा दो। एक और तरीका मैथ्स के जमाने में तरीकेकार क्या है कि 34 को अगर रिमूव करना है तो पूरी इक्वेशन को मैं 34 से डिवाइड करवा दूंगा। जब मैं पूरी इक्वेशन को अगर 34 से डिवाइड करवा दूंगा तो 34 क्या हो जाएगा, यहाँ से खत्म हो जाएगा। कैसे सर, क्या मतलब, क्या कह रहे हैं और से देखो। मैं क्या कहता हूं, डिवाइडिंग बाय 34, इक्वेशन इज डिवाइडिंग बाय 34, यानी कि मैंने पूरी इक्वेशन को 34 से डिवाइड करवा दिया। इससे फायदा क्या होगा? इससे फायदा बहुत सिंपल सा होगा मेरा बेटा, यानी कि जब पूरी इक्वेशन को मैंने 34 से डिवाइड करवा दिया तो ये 34 भी 34 से डिवाइड हो जाएगा इंटू जेड स्क्वायर। ये जो नेगेटिव का 6 है ये भी 34 से डिवाइड हो जाएगा इंटू जेड। इक्वल टू के बाद जो -1 है ये भी 34 से डिवाइड हो जाएगा। क्योंकि मुझे फर्स्ट टर्म के ऊपर कोफिशिएंट 1 चाहिए, यहाँ पे 34 गिवन है तो पहले 34 को रिमूव करना पड़ेगा, 1 पे कन्वर्ट करना पड़ेगा। और वो कन्वर्ट करने का तरीकेकार क्या है, जो नंबर गिवन है उससे डिवाइड करवा देता हूं उस टर्म को। इससे फायदा क्या हुआ, 34 से 34 क्या हो जाएगा मेरा बेटा, सिंपली डिवाइड हो जाएगा। 34 से 34 क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, सिंपली डिवाइड हो गया। तो फाइनली क्या बन गया, ये जेड स्क्वायर बन गया नेगेटिव का। 6 के टेबल में 34 कहां पर आता है भाई, ये हो जाएगा 2 3 जार 6, 2 1 जार 2, 2 7 जार 14, तो ये हो जाएगा 3 डिवाइडेड बाय 17 इंटू जेड। और इक्वल टू के बाद क्या है, नेगेटिव का 1 डिवाइडेड बाय 34। तो मेरे प्यारे बच्चों, ओरिजिनली जो क्वेश्चन अभी तक हम सॉल्व करते हैं वो यहां से सॉल्व करते हुए आए हैं। इस क्वेश्चन में एक एक्स्ट्रा स्टेप गिवन था कि 34 भी गिवन था, हमने 34 को पहले सिंप्लीफाई कर लिया, सॉल्व कर लिया। अब फाइनली क्वेश्चन अपनी स्टैंडर्ड फॉर्म पे आ गया। अब इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब क्या कर सकते हैं, अब इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब क्या कर सकते हैं, अब इसको सिंप्लीफाई हम कर सकते हैं। क्लियर है मेरे प्यारे बच्चे? क्योंकि अब हमने जो जेड स्क्वायर, अब जो फर्स्ट टर्म है ना स्क्वायर बेस्ड, अब इसके साथ 1 है, अब इसको आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। अब सॉल्व कैसे करेंगे भाई, देखो सिंपल सा तरीकेकार है। तमाम बच्चे जिनको मसला हो रहा है अभी तक कंप्लीटिंग स्क्वायर के अंदर, उनको बात पल्ले नहीं पड़ पा रही है, उधर देखें गौर से। भाई देखो ये फर्स्ट टर्म है, फर्स्ट टर्म की वैल्यू हमेशा क्या होती है मेरा बेटा, फर्स्ट टर्म होता है ए स्क्वायर, सही है ना भाई? क्योंकि माइनस का फॉर्मूला तो माइनस होगा यहाँ पे। ये वाली जो टर्म होती है कौन सी टर्म होती है मेरा बेटा, ये 2ab वाली टर्म होती है। कौन सी टर्म होती है, 2। टू फॉर्मूले का होता है, ए फर्स्ट टर्म का और बी सेकंड टर्म का, और फिर आगे प्लस का बी स्क्वायर होगा। उस सूरत में जो फॉर्मूला कंप्लीट होगा वो कौन सा होगा, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो अब हमें यहाँ पे ये फॉर्मूला कंप्लीट करवाना है। कैसे करवाएंगे, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड के ऊपर। किस पैटर्न के ऊपर, तमाम बच्चों की अटेंशन। देखो मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पे जो फर्स्ट टर्म है वो क्या है, z का स्क्वायर गिवन है। यानी कि a की वैल्यू आपको z ही गिवन है, a की वैल्यू क्या गिवन है, z गिवन है। अब देखो माइनस का साइन तो फॉर्मूले का है। अब गौर से इधर देखिएगा, आपकी अटेंशन चाहूंगा, असल तवज्जो यहाँ पे देखिएगा। ये जो टर्म आपको गिवन है कौन सी है, 2ab वाली टर्म है। देखो ये जो 2 है ना ये फॉर्मूले का है मेरा बेटा, ये जो 2 आपके पास आ रहा है क्या आ रहा है, फॉर्मूले का है। ये 3 डिवाइडेड बाय 17 इंटू जेड का मतलब क्या है, 3 डिवाइडेड बाय 17 इंटू जेड के मायने ये है कि 2ab वाली टर्म है। तो भाई इस टर्म के पास एक 2 तो देखो फॉर्मूले का होगा। ए की वैल्यू क्या है, देखो ए की वैल्यू सबसे पहले लिख दो। आपको ए हमेशा क्वेश्चन में गिवन होगा। ए क्या होता है, फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म मुझे क्या गिवन है, जेड गिवन है। अब अपनी थोड़ी सी अकल को यूज करो। अल्लाह मियां जब रोजे आपको ऊपर अकल दे रहे थे तो छन्ना लेके तो खड़े हुए नहीं थे ना, अल्लाह मियां ने सबको इक्वल अकल दी हुई है। अपनी अकल को यूज करो कि भाई ये 2 फॉर्मूले का है, ये फर्स्ट टर्म का जेड है। अब बी की वैल्यू क्या होगी, और बी की वैल्यू कैसे निकालोगे, इसको हमेशा इससे कंपेयर करो, अपनी इस वैल्यू को हमेशा इससे कंपेयर करो कि भाई मुझे z भी मिल गया, मुझे 2 भी मिल गया। यहाँ पे अब 3/17 बच रहा है, क्या बच रहा है, 3/17। भाई सिंपल सी बात देखो, ऐसी कौन सी टर्म से 3/17 मल्टीप्लाई हुआ होगा कि ये पर्टिकुलर आपको वैल्यू मिल रही है। ऐसी वो कौन सी टर्म होगी, ऐसी वो कौन सी टर्म होगी कि उससे मल्टीप्लाई हुआ होगा। एक आसान सी एग्जांपल दे देता हूँ, बहुत आसान सी एग्जांपल है कि भाई अगर मैं यहाँ पे इस 3/17, अगर मैं यहाँ पे क्या लिख दूं, 3
34। तो बी की वैल्यू क्या होगी 3/34। क्यों? क्योंकि उसके पीछे लॉजिकल रीजन समझिएगा, बात आपको बात क्लियर हो जाएगी कि मेरा बेटा यहाँ पे आपके पास क्या है, ये आपके पास आ रहा है 3z × 17। ये 2ab वाली टर्म है, ये 2ab वाली टर्म है, सही है ना? हमें अब बी की वैल्यू चाहिए। मैंने बी की वैल्यू 2 मिनट में फाइंड कर ली। कैसे फाइंड करिए बी की वैल्यू, इसका लॉजिकल रीजन मैं आपको बता रहा हूँ कि भाई देखो, ये जो 2ab वाली टर्म है इसके पास एक टू फॉर्मूले का है, सही है ना? मगर मुझे साफ दिख रहा है 3/17 में कोई भी टू का मल्टीपल तो है नहीं। खैर, अच्छा, ये जो z आ रहा है ये a का आ रहा है, तो देखो ये z आ गया a का, सही है? अब खुद सोचो, मुझे यहाँ पे ऐसी कौन सी रिमेनिंग टर्म चाहिए? रिमेनिंग टर्म क्या है 3/17, यानी कि रिमेनिंग टर्म क्या है 3/17, यानी कि 2ab के ऊपर जो मुझे वैल्यू मिलनी चाहिए वो 3/17 है। 2ab के ऊपर जो वैल्यू मिलनी चाहिए वो कौन सी है? 3/17 है। अब देखो, मैं 3/17 में इस वैल्यू को कैसे कन्वर्ट करूं? एक ही तरीका है कि भाई अगर मैं 3/34 रखूं तो 17 2 क्या होता है? 32 होता है। 17 2 क्या होता है? 32 होता है। तो बेसिकली ये टू इस टू को कैंसिल आउट कर रहा है, तभी हमारे पास ये क्या बन रहा है? सिर्फ 3/17 × z बन रहा होगा। क्या बन रहा होगा? 3/17 × z। जिस तरह पिछले क्वेश्चंस के अंदर देखो भाई, यहाँ पे हमारे पास 12z चाहिए था। 12z चाहिए तो देखो ये 2ab वाली टर्म है। ये टू किसका है? फॉर्मूले का था। ये ए था हमारे पास फर्स्ट टर्म का। हम रिमेनिंग टर्म फाइंड करते थे ना कि यहाँ पे अगर 12z बन रहा है तो रिमेनिंग टर्म क्या होगी? भाई 2z ऐसे किस नंबर से मल्टीप्लाई हुआ है कि 6 बन रहा है। इसी तरीके से यहाँ पे, इसी तरीके से देखो, अगर यहाँ पे 3/17 फॉर्म हो रहा है, अगर यहाँ पे 3/17 फॉर्म हो रहा है तो खुद सोचो कि 2z ऐसे किस टर्म से मल्टीप्लाई होगा कि 3/17 में कन्वर्ट हो जाए। अगर मैं आपसे बोलूं कि भाई आपको 3/17 चाहिए और आपको 2z गिवन है, ऐसे किस नंबर से 2 को मल्टीप्लाई करवाओगे कि 3/17 फॉर्म हो जाए? भाई बहुत ऑब्वियस सी बात है, 17 का जो भी मल्टीपल होगा 17 2 जार यानी कि 34 होता है। तो ये जब इस नंबर से 3/34 से मल्टीप्लाई होगा तो इधर 3/17 फॉर्म हो रहा होगा, यानी कि बी की वैल्यू मुझे पता चल गई किसके बराबर होगी? 3/34 के बराबर होगी। भाई मैंने आपको तभी ये कॉन्सेप्ट और डिटेल में समझाया कि आपने खुद से थोड़ा सा अपना दिमाग यूज करना है। जल्दी से इस पे दिमाग यूज करो, मुझे बताओ ये बात पल्ले पड़ती है नहीं पड़ती है? काइंडली मैं तमाम बच्चों से रिप्लाई चाहता हूँ। खुदारा इस चीज को देखो और मुझे बताओ जल्दी से, तमाम स्टूडेंट्स के इस बात पे बात पल्ले पड़ती है? समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? यहाँ तक की बात सबको क्लियर है? अब देखो, जब फाइनली आपको बी की वैल्यू पता चल गई मेरा बेटा, अब फाइनली जब आपको बी की वैल्यू पता चल गई, हमें फॉर्मूला कंप्लीट करवाने के लिए प्लस का बी स्क्वायर चाहिए होता है। हमें फॉर्मूला कंप्लीट करवाने के लिए क्या चाहिए? प्लस का बी स्क्वायर चाहिए। अब देखो, प्लस का बी स्क्वायर मेरे अब्बा जान की मैथ्स नहीं है, खुद ब खुद आ जाएगा। मैथ्स आपसे कहते हैं जब प्लस में चाहिए तो माइनस में भी लेकर आओगे, तो क्या बन जाएगा? ये हो जाएगा 3/34 का स्क्वायर प्लस के अंदर, और एक दफा आप लेकर आओगे माइनस के अंदर। भाई प्लस में और माइनस में लाने की रीजन क्या होती है मेरा बेटा? यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं कर रही थी ये टर्म, मैं अपनी तरफ से जब लेकर आ रहा हूँ तो भाई एक बार प्लस में लेकर आऊंगा, माइनस में लेकर आऊंगा, सही है ना मेरा बेटा? और इक्वल टू के इस तरफ देखो पहले से क्या मौजूद है? इक्वल टू के इस तरफ पहले से मौजूद है -1/34। अब इसको आप फर्दर सिंप्लीफाई कर लोगे। कैसे करेंगे फर्दर सिंप्लीफाई? गौर से देखिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अब इसको हम फर्दर सिंप्लीफाई कर लेंगे। अच्छा भाई, इस तमाम चीज को मैं एक दफा तरीके से भी नीचे उतार दूंगा। मेरा बेटा ये क्या बन गया? ये बन गया जेड स्क्वायर। और यहाँ पे क्या हो जाएगा? 2 इंटू ये हो जाएगा हमारे पास 3/17 z, और आगे क्या हो जाएगा? प्लस का 3/34 का होल स्क्वायर। भाई इस कांस्टेंट टर्म को दूसरी तरफ सेंड करवा दीजिए, तो मेरा बेटा क्या हो जाएगा? यहाँ पे पहले से क्या है? नेगेटिव का 1/34। ये वाली जब टर्म वहां पे जाएगी तो नेगेटिव की वैल्यू वहां पे जाके क्या हो जाएगी? प्लस में कन्वर्ट हो जाएगी, 3 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 34 का स्क्वायर। अच्छा बेटा, अब इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर लोगे, देखो यहाँ पे आपका फॉर्मुला कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ पे तो हमारा फॉर्मुला कंप्लीट हो जाएगा। फॉर्मुला क्या है मेरा बेटा? ये ए स्क्वायर भी बन रहा है माइनस का 2ab प्लस का बी स्क्वायर, तो फॉर्मुला क्या बन जाएगा हमारा? सिंपल तरीके से ये हो जाएगा जेड माइनस का बी स्क्वायर, जेड माइनस का 3/34 का होल स्क्वायर। यहाँ पे हमारा सिंपली फॉर्मुला कंप्लीट हो गया। लिखना चाहो आप लिख भी सकते हो कि भाई फॉर्मुला कैसे कंप्लीट करवाया आपने। फॉर्मुला यहाँ पे पूरा ओपन किया था, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस का बी स्क्वायर, तो कंप्लीटिंग द स्क्वायर के ऊपर यहाँ पे आपका फॉर्मुला क्लोज हो रहा है, आपने यहाँ पे कर दिया। और इन टर्म्स को आप अपने सिंप्लीफाई कर दीजिए। ये है नेगेटिव का 1/34। ये सिंप्लीफाई कैसे होगा भाई? सिंपली आपके पास कैलकुलेटर मौजूद है यार, 3/34 का स्क्वायर ले लीजिए। 3/34 का स्क्वायर क्या होगा मेरा बेटा? ये होगा सिंपली 9/1156। आपको साइंटिफिक कैलकुलेटर अलाउ है मेरा बेटा, कैस्ट्रो का कैलकुलेटर परचेस कर लीजिए। क्या बन गया? z माइनस का 3/34 का होल स्क्वायर एज इट इज। अच्छा भाई, इनको फर्दर सिंप्लीफाई कैसे करेंगे भाई? ये आपके पास आ गया नेगेटिव का 1/34 प्लस का आंसर क्या बन गया भाई? ये आपके पास आ जाएगा नेगेटिव का 25।
नेगेटिव का 25। कैलकुलेटर में इस वैल्यू को डालो भाई, तमाम बच्चे हाथ में हवन्नक बन के नहीं बैठो, खुद से बैठ के सॉल्व करो, कैलकुलेटर पे वैल्यू डालो भाई। ये मेरी मैथ्स के ऊपर मत जाओ बेटा, मैं एक साल में 10-10 बैचेस पढ़ा रहा हूँ तो मुझे सारी चीजें याद होंगी भाई। आपको ये चीज करनी है, कैलकुलेटर के ऊपर बैठ के वैल्यू डालो। जब तक आप खुद से साथ साथ बैठ के प्रैक्टिस नहीं करोगे कैसे पता चलेगा कि भाई आपको समझ में आ रहा है नहीं आ रहा। कैलकुलेटर पे वैल्यू डालो और मुझे बताओ आंसर क्या आ रहा है। ये आ रहा होगा नेगेटिव का 25 डिवाइडेड बाय 1156। क्या आ रहा होगा, नेगेटिव का 25 डिवाइड बाय 1156। अब क्या करना है, अब सिंपल तरीके से आप अंडर रूट ले सकते हो दोनों तरफ। तो क्या लिखोगे यहाँ पे, टेकिंग अंडर रूट ऑन बोथ साइड, 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 टेकिंग अंडर रूट ऑन बोथ साइड। मेरे प्यारे बच्चों क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा भैया z-3/34 का होल स्क्वायर इक्वल टू के बाद नेगेटिव का 25/1156। दोनों तरफ अंडर रूट को लिया जा रहा है, दोनों तरफ अंडर रूट को ले लेंगे भैया, तो इस स्क्वायर से रूट हो जाएगा कैंसिल आउट। तो ये क्या बन गया, z-3/34 इक्वल टू के बाद कभी भी रूट में नेगेटिव की वैल्यू होती है तो उसका मतलब आयोटा में कन्वर्ट हो जाता है। अब ये रूट सिंपली अप्लाई हो रहा है किसके ऊपर, 25 डिवाइडेड बाय 1156, 25 डिवाइडेड बाय 1156, 25 डिवाइडेड बाय 1156। सही है ना भाई, किसके बराबर आ जाएगा, कैलकुलेटर में डाल के आंसर बताओ मुझे मेरा बेटा किसके बराबर आ रहा है, z-3/34। भाई कैलकुलेटर आपको यूज करना आना चाहिए, अंडर रूट में लिखो 25 डिवाइडेड बाय 1156। क्या आंसर आ रहा है मेरा बेटा, क्या आंसर आ रहा है, हाँ भाई क्या आंसर आ रहा है, ये आ जाएगा 5 डिवाइडेड बाय 34। बेटा मुझे तो वैल्यू पता है, मैं तो 2 सेकंड में निकाल सकता हूँ। आप जल्दी से मुझे, आपने साथ साथ सॉल्व करना है भाई। खुदारा वो बच्चे जो मेरे साथ पढ़ते हैं, मुझसे पढ़ना पसंद करते हैं भाई, उन्हें इसलिए पसंद आती है कि मैं साथ चीज समझा रहा हूँ। अगर आप उस चीज को साथ साथ प्रैक्टिस नहीं करोगे आप बेकार हो मेरा बेटा। तो कैलकुलेटर तो एटलीस्ट अपने हाथ पे रखो कि जो कैलकुलेशन मैं आपको दे रहा हूँ आपने फॉन फॉन उसको सॉल्व करना है। ये माइनस का 3/34 जब दूसरी तरफ जाएगा तो क्या बन जाएगा, प्लस का, माइनस का 3/34 जब दूसरी तरफ जाएगा तो क्या बन जाएगा, प्लस का 3/34। और यहाँ पे पहले से क्या है, प्लस माइनस का आयोटा 5/34। तो फाइनली इस क्वेश्चन का आंसर आ गया, फाइनली इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। मार्क माय वर्ड्स के क्वेश्चन आपके पेपर के लिए बिलियन डॉलर्स का क्वेश्चन है, बिलियन डॉलर्स का क्वेश्चन है मेरा बेटा। पाकिस्तान का कर्जा उतर जाएगा इस क्वेश्चन के ऊपर, इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्यों, क्योंकि भाई इसके पेपर में आने के चांसेस 99.99999% है। कोई तो रीजन है ना इस क्वेश्चन के अंदर, कोई तो बात है इस क्वेश्चन में कि मैंने इसको इतना डिटेल में समझाया। कोई तो वजह होगी मेरा बेटा इस क्वेश्चन के अंदर कि मैं आपसे कहना चाहता हूं कि इस क्वेश्चन को आपने सॉल्व बहुत तरीके से करना है। क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों। जहां तक इस बात का ताल्लुक है भाई आगे सॉल्व नहीं करोगे, तुम्हारे पास ही आयोटा की वैल्यू आगे भाई, क्या आगे सॉल्व करोगे। एक बार लिख दो z=3/34 प्लस के अंदर, एक बार माइनस में लिख दो, फिर सॉल्व करने की जरूरत क्या है, पहले इतना बड़ा क्वेश्चन है इसमें और लंबी क्यों कर रहा है भाई तू। सही है मेरा प्यारा बच्चा, कोई मसला यहाँ तक, कोई प्रॉब्लम की बात यहाँ तक होगा मेरे प्यारे बच्चों। अब देखो मैंने 3 क्वेश्चंस के ऊपर अपना गला बहुत फाड़ फाड़ के सुखाया है। तो चौथा जो क्वेश्चन है ना वो जल्दी से आपने सॉल्व करके मुझे दिखाना है, जल्दी से, शाबाश। और ये क्वेश्चन बहुत आसान है एज कम्पेयर टू क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 के मुकाबले में तो बहुत ही आसान है। क्या क्वेश्चन है भाई, z² माइनस का 6z प्लस का 34, z² माइनस का 6z प्लस का 34 इक्वल टू 0। वैसे बाय द वे एक मिनट लिखना छोड़ो सारे के सारे, और क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 देखो। मतलब एग्जामिनर ने ये समझा कि भाई बच्चे को अब इतने क्वेश्चन डिफिकल्ट करवा दिए, अब ये 2 वेरिएबल वाले क्वेश्चन दूंगा। एग्जामिनर को पता ही नहीं है कि सर हाशिम ने पहली अपनी क्लास को स्टार्ट ही 2 वेरिएबल वाले क्वेश्चन समझाया के किया था। यानी कि मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 जैसे क्वेश्चन पहले ही समझा दिए थे। क्लियर है मेरा बेटा। बट चलो खैर हो गया, कोई मसले की बात नहीं है। जल्दी से क्वेश्चन नंबर 4 को आप लोग सॉल्व करेंगे, मैं भी आंसर आपको बताऊंगा, पर पहले आप लोग सॉल्व करोगे जल्दी से, तमाम बच्चे खुद सब ट्राई करेंगे। मुझसे पढ़ने का फायदा यही है कि 3 क्वेश्चन अगर मैं आपको करवाऊंगा तो एक क्वेश्चन आपको लाजमी क्लास में करने के लिए दूंगा, ताकि मुझे भी तो पता चले आपने आपको कितना आता है। भाई बहुत आसान सा क्वेश्चन है, अब तक सॉल्व हो जाना चाहिए। वेरी गुड भाई, सबके आंसर्स मुझे आ चुके हैं माशाल्लाह से। मैं भी आपको सॉल्व करके दिखा देता हूँ भाई, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन एप्टीट्यूड के अंदर ऐसे एमसीक्यूज आते हैं, आपके लेवल पे 5 नंबर के लिए आ रहा है, मगर एप्टीट्यूड में जब हम पढ़ाते हैं ना नस्ट के बैचेस को या फास्ट के बैचेस को, वहां पे ये एमसीक्यूज के तौर पे आता है बच्चा। तो अक्सर मुझे वैसे अभी तक आपका रिप्लाई नहीं आया मेरा बेटा। जल्दी से मुझे अपना आंसर बताओ, क्या आंसर है भाई, कैसे सॉल्व करेंगे। सिंपल तरीके से पहले आपने क्वेश्चन को एक दफा लिख दिया, सही है ना भाई। कांस्टेंट टर्म को आपने दूसरी तरफ सेंड कर देना है, कांस्टेंट टर्म को आपने सिंपली दूसरी तरफ सेंड कर देना, तो वहां पे जाके क्या बन जाएगा, नेगेटिव का 34 हो जाएगा। उसके बाद मेरा बेटा आप लोगों ने सिंपल सा काम करना है, और सिंपल सा काम किया भैया, सिंपल तरीके से आप लोगों ने, ये हो जाएगा आपके पास a का स्क्वायर, ये हो जाएगा -2 और फर्स्ट टर्म का z। देखो सिंपल सी चीज है यार, सिंपल सी चीज है कि भाई देखो ये 2 फॉर्मूले का है, ये a फर्स्ट टर्म का है।
खुद सोचो कि भाई 6z को आप ऐसी किस टर्म से मल्टीप्लाई कर रहे होगे कि 6z बन रहा होगा, इस 2z को मैं ऐसी किस टर्म से मल्टीप्लाई करूंगा 6z बनेगा। ऑब्वियसली 3 होगा, यानी कि b की वैल्यू मुझे पता चल गई 3 है, तो प्लस का बी स्क्वायर चाहिए, माइनस का बी स्क्वायर चाहिए, तो प्लस का बी स्क्वायर क्या होगा 3 का स्क्वायर, और माइनस के 3 का स्क्वायर, इक्वल टू के बाद क्या नेगेटिव का 34। तो मेरे प्यारे बच्चे क्या हो गया, ये हो जाएगा सिंपली जेड स्क्वायर माइनस का 6z प्लस का 9 इक्वल टू के बाद नेगेटिव का 34, और नेगेटिव वहां पे जाएगा तो प्लस का 9 बन जाएगा। सही है ना मेरा बेटा। तो क्या होगा भाई, सिंपल सिंप्लीफाई कर लो इसको, यहाँ पे फॉर्मूला कंप्लीट हो जाएगा, z-3 का होल स्क्वायर इक्वल टू के बाद नेगेटिव का 34 प्लस का 9 क्या होता है मेरा बेटा, नेगेटिव का 34 और प्लस का 9 बराबर होता है सिंपल तरीके से नेगेटिव के 25 के, है ना भाई। सिंपल तरीके से क्या होता है, नेगेटिव 25 होता है। तो क्या बन गया भाई, सिंपलीफाई इसको, स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे, अंडर रूट कर देंगे दोनों तरफ, टेकिंग अंडर रूट ऑन बोथ साइड, टेकिंग अंडर रूट ऑन बोथ साइड, टेकिंग अंडर रूट ऑन बोथ साइड, वेरी सिंपल। मेरे प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सिंपली, यहाँ पे भी हो जाएगा स्क्वायर, और इधर भी इक्वल टू के बाद नेगेटिव के 25 पे भी क्या हो जाएगा मेरा बेटा, अंडर रूट हो जाएगा। सही है ना भाई। तो मेरे प्यारे बच्चों ये सिंपली यहाँ पे z-3 बचेगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, नेगेटिव साइन पहले बाहर जाएगा तो आयोटा आ गया, और फिर √25 किसके बराबर होगा, +-5 के बराबर होगा। भाई माइनस का 3 जब दूसरी तरफ जाएगा तो क्या बन जाएगा, जाहिर सी बात है प्लस का 3 बन जाएगा, नॉर्मल सी बात। तो क्या बन गया, 3 प्लस माइनस का 5 आयोटा, या आयोटा 5 भी कह सकते हो। अच्छा तरीका क्या है, 3 प्लस माइनस का 5 आयोटा। इस तरीके से फाइनली इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। मुझे बताओ इसमें क्या मसला था भाई, बच्चे बच्चे सॉल्व करते हैं यार इसको, हमारे मुल्क के बच्चे बच्चे सॉल्व करते हैं बेटा, नर्सरी क्लास के बच्चे सॉल्व करते हैं। क्लियर है भाई। अब बताओ क्या प्रॉब्लम है भाई, अब बताओ क्या प्रॉब्लम है मेरे प्यारे बच्चों, कोई मसला, कोई परेशानी, कोई प्रॉब्लम। इसी तरीके से भाई आप दूसरा क्वेश्चन भी सॉल्व करोगे। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 5 है, क्वेश्चन नंबर 5 का भी सेम पैटर्न है, कोई मुश्किल चीज नहीं है, नर्सरी क्लास के बच्चे सॉल्व करते हैं भाई हमारे मुल्क के। क्लियर है मेरा बेटा। हाँ मेरा बेटा फराज, मैं आपको व्हाट्सएप के ऊपर दूसरा मैसेज चेक कर लूंगा, क्यों टेंशन ले रहे हो भाई, क्लास तो एंड होने दो। सही है मेरा प्यारा बच्चा। सेकंड हमसे क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, बहुत सिंपल सी बात कह रहा है भाई, ये क्वेश्चन अब आप लोगों को सॉल्व करके मुझे दिखाने चाहिए। ये कहता है जेड स्क्वायर माइनस का 6z इक्वल टू के बाद नेगेटिव का 13। अब देखो भाई इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करोगे भाई, पहला काम आपने क्या करना है, आपने सिंपली अपने क्वेश्चन को एक दफा एज इट इज लिख देना है, एक दफा एज इट इज लिख देना है। फिर क्या करना है भैया, भाई फिर सिंपल तरीके से आपने ब्रेक डाउन करना है। देखो ये आपके पास फर्स्ट टर्म का स्क्वायर आ रहा है, फिर ये माइनस का साइन फॉर्मूले का, ये जो 2 होता है ये किसका होता है, फॉर्मूले का होता है। सही है मेरा बेटा। अब देखो ए की वैल्यू मेरे पास क्या है, ए की वैल्यू मेरे पास सिंपली जेड है, मुझे बी की वैल्यू फाइंड करनी है। खुद सोचो यार, खुद सोचो, मैं ऐसी किस टर्म से 6z को मल्टीप्लाई कर रहा हूं जो 2z 6z पे कन्वर्ट हो रहा है। भाई 2z 6z पे कैसे कन्वर्ट होगा, अगर और अगर सिर्फ 3 से मल्टीप्लाई करवाया जाए। भाई अक्ल से सोचो ना, 2z को ऐसे किस नंबर से मल्टीप्लाई करूंगा कि 6z बनेगा, 3 से करने के ऊपर भाई। और फिर b की वैल्यू पता चल गई 3 है, तो प्लस का बी स्क्वायर नेगेटिव का बी स्क्वायर, प्लस का बी स्क्वायर नेगेटिव का बी स्क्वायर इक्वल टू के बाद नेगेटिव का 13 था। और ऐसा करने के पीछे रीजन क्या थी, हमें मालूम है फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस का 2ab प्लस का बी स्क्वायर इक्वल टू के बाद सिंपली क्या हो जाएगा हमारे पास, इक्वल टू के बाद हो जाएगा ए माइनस बी का होल स्क्वायर। क्लियर है भाई। फाइनली आगे मूव करते हैं, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा जेड स्क्वायर माइनस का 3 2 6z, और आगे यहाँ पे बन गया प्लस का 9। ये माइनस का 3 स्क्वायर जब वहां पे जाएगा तो क्या बन जाएगा, प्लस के 9 के फॉर्म पे जाएगा, तो माइनस का 13 प्लस का 9 एज इट इज। यहाँ पे फॉर्मूला कंप्लीट करवा दीजिए, तो क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा z-3 का होल स्क्वायर। सही है ना, z-3 का होल स्क्वायर। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस का 13 और प्लस का 9, -13 + 9 सिंपली आपके पास नेगेटिव का 4 बनना चाहिए, नेगेटिव का 4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा मेरा बेटा, सिंपली नेगेटिव का 4 हो जाएगा। अब आप सिंपली क्या कर दोगे, टेकिंग अंडर रूट ऑन बोथ साइड, क्या कर दोगे मेरा बेटा, टेकिंग अंडर रूट ऑन बोथ साइड। देखो आप कितना स्मूथली सॉल्व कर सकते हो भाई, बेसिक कॉन्सेप्ट है मेरा बेटा। एक क्वेश्चन अगर आपने समझ लिया ना, एक क्वेश्चन अगर आपको क्लिक कर गया, सारे क्वेश्चन एक ही पैटर्न के ऊपर है। सही है ना, अंडर रूट में नेगेटिव का 4। मेरे प्यारे बच्चों ये स्क्वायर रूट को कैंसिल आउट कर देगा, तो यहाँ पे बच गया z-3, और यहाँ पे आयोटा, ये रूट से जब बाहर जाएगा नेगेटिव साइन तो आयोटा की फॉर्म पे जाएगा, और जब √4 पे जाएगा तो प्लस माइनस हमेशा लिखा जाता है, जब रूट रिमूव होता है तो प्लस माइनस का साइन आएगा, और 4 का रूट क्या होगा, 2 होगा। तो मेरे पास फाइनली वैल्यू क्या आ गई, z-3 इज इक्वल टू प्लस माइनस का 2 आयोटा। यानी कि आंसर क्या आ रहा होगा, z इज इक्वल टू माइनस का 3 प्लस माइनस, z इज इक्वल टू 3 प्लस माइनस का 2 आयोटा, z इज इक्वल टू 3 प्लस माइनस का 2 आयोटा। इस तरीके से फाइनली हमारे पास इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर आ गया। फाइनली इस क्वेश्चन का क्या आ गया मेरा बेटा, आंसर आ गया। अब बताओ जल्दी से, तमाम बच्चों को क्वेश्चन क्लियर है, किसी बच्चे को कोई मसला, कोई परेशानी, कोई प्रॉब्लम। अच्छा तो बेटा अब हमारे पास एक क्वेश्चन आ रहा है, ये क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 3 का लास्ट क्वेश्चन है, जेड स्क्वायर प्लस का 64 इक्वल टू 0। भाई सिंपल चीज है, बच्चे बच्चे सॉल्व करते हैं हमारे मुल्क के।
क्या क्वेश्चन है, जेड स्क्वायर प्लस का 64 कैसे सॉल्व करोगे? भाई दो तरीके हैं। अब आप जैसा बच्चा परेशान हो जाएगा क्वेश्चन को देख के। जल्दी से पहले सोचो क्वेश्चन क्या रहा है। क्वेश्चन बहुत मजे का है, वैसे आपस की बात है, लिटरली बड़े मजे का क्वेश्चन है। अब आप जैसा बच्चा क्या करेगा, सर कंप्लीटिंग द स्क्वायर अप्लाई करना पड़ेगा। अबे कंप्लीटिंग द स्क्वायर, बेटा कंप्लीटिंग द स्क्वायर अप्लाई करने की कंडीशन होती है कि पहली टर्म हमेशा स्क्वायर बेस्ड हो, यानी कि एक्स स्क्वायर हो, और दूसरी टर्म सिंपल वेरिएबल वाली हो। कंप्लीटिंग द स्क्वायर अप्लाई करने की हमेशा ये कंडीशन होती है कि पहली टर्म स्क्वायर बेस्ड हो और दूसरी जो भी टर्म हो प्लस माइनस के अंदर वो सिंपल वेरिएबल वाली हो। अगर ये दो कंडीशन होंगी खाली वहीं पे कंप्लीटिंग द स्क्वायर अप्लाई होता है, रिमेंबर दिस थिंग। अब देखो यहाँ पे अगर स्क्वायर कंप्लीट करवाना है तो कैसे करवाऊंगा? भाई सिंपल, पहले क्वेश्चन को मैंने एक दफा एज इट इज लिखा, सही है, प्लस का 64 दूसरी तरफ सेंड कर दीजिए। प्लस का 64 जब दूसरी तरफ जाएगा तो नेगेटिव का 64 बन जाएगा मेरा बेटा। और फिर आपको मालूम है अगर आप अंडर रूट दो दोनों तरफ तो क्या बन जाएगा, टेकिंग अंडर रूट ऑन बोथ साइड, टेकिंग अंडर रूट ऑन बोथ साइड, डायरेक्टली सॉल्व हो गया भाई क्वेश्चन। तो क्या बन जाएगा यहाँ पे, सिंपली जेड का स्क्वायर, और यहाँ पे हो जाएगा रूट के अंदर नेगेटिव का 64। सही है मेरा बेटा। इसको फर्दर सिंप्लीफाई करना चाहेंगे तो कैसे करेंगे भाई, सिंपल सा मेथड है कि यहाँ पे आ गया z का z। मेरा बेटा रूट में कभी भी नेगेटिव का साइन हो तो आयोटा में कन्वर्ट हो जाता है, कभी भी रूट में अगर नेगेटिव का साइन आ रहा है क्या हो जाता है, ये आयोटा में कन्वर्ट हो जाता है, सिंपल तरीके से। तो मेरे प्यारे बच्चों, आयोटा रूट 64 किसके बराबर होता है, ये बराबर होता है प्लस माइनस 8 के। तो हमारे पास फाइनली z की वैल्यू क्या आ गई, प्लस माइनस का 8 आयोटा। तो हमारे पास ये फाइनली इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। क्या आ गया मेरा बेटा, z इज इक्वल टू प्लस माइनस का 8 आयोटा। इस तरीके से फाइनली हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब जल्दी से मुझे बात बताइए, तमाम बच्चों को बात क्लियर है? किसी बच्चे को यहाँ तक कोई मसला, एक्सरसाइज 1.3 में किसी भी बच्चे को कोई प्रॉब्लम, कोई परेशानी, कोई मसले की बात? अच्छा मैं एक बात यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ कि भाई ये जो पर्टिकुलर यहाँ पे एक्सरसाइज के बाद की ये एमसीक्यूज आ रहे हैं, ये हम लोग उसके साथ कर रहे होंगे, लास्ट के अंदर हम करेंगे। ये जो रिव्यू एक्सरसाइज के अंदर ये आपके पास एमसीक्यूज आ रहे हैं, इनको मैं लास्ट में आप लोगों को करवाऊंगा। हाँ, रिव्यू एक्सरसाइज में जो क्वेश्चंस आ रहे हैं ये आप लोगों का होमवर्क है, आप लोगों ने होमवर्क घर पे बैठ के करने हैं। उसके पीछे रीजन ये है कि भाई ये सारे क्वेश्चन मैंने बहुत डिटेल में आपको जैसे क्वेश्चन पहले ही समझाए हुए हैं, तो इन क्वेश्चन में कोई मसला नहीं है, बड़े सिंपल से क्वेश्चन है यार, इसमें कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। तो जो क्वेश्चन मुश्किल होगा उसको तो मैं अलग से करवा दूंगा, बट अगेन बाकी क्वेश्चन आप घर पे बैठ के आराम से सॉल्व कर सकते हो। तो नेक्स्ट क्लास से हम लोग इंशाल्लाह मैट्रिसेस को स्टार्ट कर रहे होंगे, सही है ना भाई? तो आपका होमवर्क क्या है मेरा बेटा, आपका होमवर्क ये है कि भाई रिव्यू एक्सरसाइज को तरीके से सॉल्व करना स्टार्ट करना है। मेरा बेटा मैं एक्सरसाइज को पहले सॉल्व नहीं करवाऊंगा, पहले बता रहा हूँ। रिव्यू एक्सरसाइज सॉल्व करवाऊंगा या तो आखिर में करवाऊंगा, नहीं तो जो क्वेश्चंस में बच्चों को मसला होगा सिर्फ उस क्वेश्चन को समझाऊंगा। क्यों? क्योंकि मेरा बेटा मैंने एक एक क्वेश्चन पूरे चैप्टर 1 का इंतहाई डिटेल में समझाया है, इतने डिटेल में समझाया कि अब आप कोई मुझसे क्वेश्चन नहीं कर सकता कि सर इतना डिटेल में कैसे समझा सकते हैं। तो मैंने पहले ही बहुत डिटेल में एक एक चीज आपको समझाई हुई है। तो कहने का मकसद ये है कि भाई रिव्यू एक्सरसाइज आपने खुद से सॉल्व करनी है। एमसीक्यूज हम लोग लास्ट जो हमारा मंथ होगा उससे एक महीने पहले एमसीक्यूज में सारे के सारे आपको किताब को सॉल्व करवाऊंगा, सही है ना? उसको लेकर टेंशन लेनी। तो अभी साथ साथ जो एमसीक्यूज लेके चल रहा हूँ उस पर भी चाहो तो सॉल्व कर सकते हो, बात सारी सिंपल सी है, नॉर्मल सी है, उस पर भी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे इजीली। बट स्टिल जितने ये किताब के पीछे वाले एमसीक्यूज हैं हर चैप्टर के, जब सारे चैप्टर हमारे एंड हो जाएंगे तो सॉल्व करवा रहा हूँ। सेकंड नंबर पे जो रिव्यू एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं ये आपने खुद से सॉल्व करना स्टार्ट करने, मैंने आपको पूरा चैप्टर नंबर 1 अब डिटेल में पढ़ा दिया है। एक चीज ध्यान में रखिएगा, सारे क्वेश्चंस इजी हैं, सारे क्वेश्चन आप खुद से आराम से सॉल्व कर सकते हो, किसी में भी पंगा नहीं होगा, मसला नहीं होगा। जहां मसला होगा मुझसे व्हाट्सएप ग्रुप पे पूछ सकते हो मेरा बेटा। जो बच्चे इस बैच में शामिल हैं आपका यही फायदा है मेरा बेटा बैच का, तो आप उस पर्टिकुलर क्वेश्चन को अपने ग्रुप के ऊपर लाजमी पूछिएगा, मैं वहां पे भी रिप्लाई कर दूंगा। नहीं तो फिर जो हमारा जब कोर्स की एंड हो जाएगा तो उस वक्त मैं रिव्यू एक्सरसाइजेस को कवर करवा दूंगा। क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों? मैंने दोनों चीजों पे कवर अप करवा दिया। तो यहाँ पे फाइनली हमारा चैप्टर नंबर 1 एंड होता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास चैप्टर नंबर 2 को स्टार्ट करेंगे। और वो तमाम बच्चे जो चाहते हैं इस पर्टिकुलर कोर्स का हिस्सा बनना, तो भाई हफ्ते में हमारी सिंपल सी जो क्लास होती है वो क्लास किस दिन होती है, थर्सडे एंड वेनेसडे वाले दिन, और टाइमिंग 8:40 8:30 से लेके अल्लाह भला करे 10 o'clock तक के होते हैं। इस नंबर के ऊपर आप जैसे तैसे इजी पैसा कर सकते हो। पर मंथ की फीस सिर्फ 1200 रुपीज है, इसमें आप लाइव क्लासेस को एक्सेस कर सकते हो हमारे साथ, प्लस आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में भी तमाम लेक्चर्स प्रोवाइड किए जा रहे होंगे। थर्ड नंबर के ऊपर आप अपने क्वेश्चंस वगैरह डायरेक्टली मुझसे भी पूछ सकते हो, जो कि बड़ा फायदा होता है टीचर आपको गाइड करने के लिए। बाकी यहाँ पे किसी बच्चे को कोई मसला, कोई परेशानी, कोई प्रॉब्लम